बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि शुरू तो हम कोरोना से ही करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक होती चली जा रही है, जिसकी जो आदाद शुमार हैं वो दुनिया भर में तो ज़ाहिर है कि 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं, 25 लाख से सॉरी, और अमवात जो है वो भी बहुत बढ़ गई हैं। जबकि पाकिस्तान में कोरोना के जो मरीज़ हैं उनमें 9,518 उनकी तादाद हो गई है, जबकि अमवात जो हैं वो 197 हो चुकी हैं। आज वज़ीर आज़म ने जो बात की, गुफ्तगू की और टेलीविज़न पे वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग खुद ही अपने आप को घरों तक महदूद रखें और इबादत घरों के अंदर अंजाम दें। ये उनकी तलकीन थी पाकिस्तान के शहरियों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ मसाजिद खोलने का ऐलान किया गया है, तरावी की इजाज़त दी गई है जो कि मशरूत है। इस बात का को कौन तय करेगा कि जो नमाजी हैं वो मसाजिद में भरपूर तरीके से जो कि जाएंगे उनको किस तरह से मना किया जाएगा कि वो अपना ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। हालत ये है कि इस वक्त फैसल ईदी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर से 2 दिन पहले मिले थे, 4 दिन पहले, उनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि वो कोरोना का टेस्ट जो है वो करवाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस हद तक खराब हो रही है कि अगर बड़े बड़े ऐवानों के अंदर भी लोगों को या बहुत अहम लोगों को भी जिनका मेल मिलाप लोगों के साथ, आवाम के साथ रहता है, उनको ये हो सकता है तो ये कहीं भी पहुंच सकता है और इसका कितना खतरा होगा। एक और बहुत ही अहम सवाल है इससे मुतालिक जो कि आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे भी कि पूरी दुनिया लॉकडाउन करके और एहतियाती तदाबीर के साथ अपने आप को महफूज बना रही है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया और पूरी दुनिया में इसका खात्मा हो गया और पाकिस्तान में इसका फैलाव होता चला गया तो दुनिया अपने दरवाजे पाकिस्तान के ऊपर बंद कर सकती है। इसके बारे में क्यों अब तक नहीं सोचा गया, इसको भी हम बहुत इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ आज जो है वो गंदम और जो चीनी है उसका स्कैंडल, उसके बारे में नैब ने ये फैसला किया है कि वो इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे। इसकी तहकीकात सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक हुकूमत की कुछ सरकर्दा शख्सियात जो है इसके अंदर मुलव्विस पाई गई थी, जो पिछली कमेटी की जो रिपोर्ट थी, और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या नैब कार्रवाई करेगी इसी स्टेज पर जो कि अपोजिशन के साथ उनका सुलूक रवा रखा गया है कि इंक्वायरी की पहली स्टेज पे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्या गिरफ्तारियां करेगी या फिर ये कि ये महज एक फैसला होगा और ये फैसला यूं का तू रहेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आज नून लीग ने जो चीनी और आटे की रिपोर्ट है और उसकी जो कार्रवाई है नैब की, उनका जो फैसला है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हमें इस पर एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पावर सेक्टर की रिपोर्ट आज काबीना ने पब्लिक करने का कहा। यह रिपोर्ट भी पहले मीडिया के पे मंजरे आम पर आ चुकी है, ये लीक हो चुकी है और इसके मुताबिक भी वही लोग मुलव्विस हैं जो कि गंदम और चीनी के स्कैंडल में मुलव्विस थे, वही अफराद हैं, वही माफिया कहा जाता है, इसके अंदर भी मुबैना तौर पर मुलव्विस है। क्या वजीर आजम 25 को जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब ने जो कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख्वाब लेके आए थे कौमी हुकूमत का, तो क्या कौमी हुकूमत का ख्वाब जो है वो वाकई लेके आए थे या नहीं, और क्या अपोजिशन की मजीद गिरफ्तारियां भी एक्सपेक्टेड है। सो आज हैवी एजेंडा है लेकिन हमारे पास पैनल भी आज बहुत अच्छा है जो कि हर मौजू पे बात कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो कि तर्जुमान है वजीर आजम पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है मुशीर कानून और इंसाफ सूबा सिंध के जनाब मुर्तजा वहाब साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा आपके भी प्रोग्राम पे आने का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अता तारड़ साहब जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुर्तजा वहाब साहब आपके पास आती हूँ क्योंकि सिंध भी और पूरा पाकिस्तान इस वक्त जिस वबा का शिकार है, ये फैसला हो चुका है, इस फैसले के अंदर आज वजीर आजम ने तलकीन की है। क्यों वजीर आजम को तलकीन करने की या हिदायत करने का कहना पड़ा जबकि वो ये फैसला कर चुके हैं कि मसाजिद को खोला जाएगा। आसमा, मैं तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से तो नदीम अफजल चंद साहब बात कर पाएंगे, तर्जुमान भी वजीर आजम पाकिस्तान के, बट मैं बहसियत शहरी के, बहसियत तर्जुमान से हुकूमत के समझता हूँ कि शहरी कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त और वो कंफ्यूज्ड इसलिए हैं कि कंफ्यूजिंग
मुतजाद नैरेटिव जो है शहरियों तक पहुंचाया जा रहा है। कभी किसी लेवल का बयान इशू किया जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है, कभी लॉकडाउन के हवाले से कहा जाता है कि लॉकडाउन अभी नहीं करना चाहिए, हमारी मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती लॉकडाउन के। कभी कह दिया जाता है कि नहीं जी लॉकडाउन तो करना चाहिए और 13 तारीख को हमने लॉकडाउन कर लिया था। मसाजिद के हवाले से भी, रमजान मुबारक के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी इजलास हुआ था जिसमें वजीर आजम ने चेयर किया था कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें एक बार फिर वजीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप जहां लॉकडाउन को ईज ऑफ करने की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या एक्सपोर्ट सेक्टर को रियायत देने की बात कर रहे हैं, उस ऐलान से पहले अगर आप उलमाए कराम से मशावरत कर लें, उनसे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस मामले को डील कर पाएंगे। और ये गालिबन दिन था मंगल का, जुमे में 3 रोज बाकी थे। वफाकी हुकूमत ने हमारी बात उस वक्त नहीं मानी और हमें ये कहा गया कि जुमेरात को हम उलमाए कराम से मशावरत कर लेंगे, और आसमा यही हुआ कि जुमेरात को भी मशावरत नहीं की गई और जुमेरात को आखिर में मजबूरी के तौर पर सिंध हुकूमत को, वजीर आला सिंध को फिर इनिशिएटिव खुद लेना पड़ा, उलमाए कराम से मशावरत करनी पड़ी। हम शुक्रगुजार हैं उलमाए कराम की कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें गाइड भी किया और मिलकर एक फैसला किया गया, जिसके बाद जुमे का दिन बड़े अफाम तफहीम के साथ गुजरा। उसके बाद फिर हफ्ते को सदर मुमलिकत ने मीटिंग की और कुछ ऐलानात किए। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी वजीर आजम को पहल लेने की जरूरत है। मैं समझता हूँ बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान के उनको एक नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि रमजान मुबारक के हवाले से भी दुनिया भर ने फैसले कर लिए हैं। जो मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे सऊदी अरब में फैसला हो चुका है और दीगर ममालिक में फैसला हो चुका है, और फैसला जो वहां हुआ है और जो पाकिस्तान में हुआ इसमें मैं समझता हूँ एक डिफरेंस है। तो लोग ये सवाल भी पूछने पर कासिर हैं कि क्या सऊदी अरब में डिफरेंट लेवल का कोरोना वायरस आया हुआ है, क्या यूएई में डिफरेंट लेवल का कोरोना वायरस आया हुआ है जो पाकिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की जरूरत है, ज्यादा बेहतर अंदाज से। ये कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। बिल्कुल लता, जैसे मुर्तजा ने बताया कि ये कंफ्यूजन बरकरार है और इसकी वजह से ये लोग भी इस पे यकीन करने को तैयार नहीं। और आपने देखा कि कल से या परसों से जब से लॉकडाउन मजीद मतलब ईज डाउन हुआ है, आपने देखा लोगों के अंदर एक और तरह का मतलब रश है हर जगह पे। हमें कोई भी पाबंदी कहीं किसी जगह पे भी नजर नहीं आ रही है। तो पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन है और हालात किस हद तक जा सकते हैं? आपकी पार्टी ने कुछ इंतजाम तो करने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल उस पर हम बात करेंगे कि वो सियासत थी या कुछ और था। लेकिन क्या नजर आता है इस वक्त आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो आसमा साहिबा ये है कि पंजाब जो 12 करोड़ आबादी का सूबा है, यहाँ पे टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो उस हिसाब से नहीं है जितनी यहाँ पॉपुलेशन है। अभी तक जितने टेस्ट कंडक्ट हुए हैं 4195 केस पंजाब के अंदर है और पाकिस्तान में टोटल 9500 केस है। तकरीबन 50% तक हम पहुंचने वाले हैं पंजाब के केसेस के हवाले से, जो ओवरऑल पाकिस्तान की पिक्चर है। अब देखिए, जब आपने फैसले करने होते हैं तो आप साइंटिफिक बेसिस पे करते हैं। आप किस बेस पे करते हैं? नंबर 1 कि केस कैसे फैल रहे हैं और उनकी नौयत क्या है। अब जो डेटा लेटेस्ट आया है वो ये प्रूव करता है कि 62% से ज्यादा केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं। यानी इनिशियली जो बॉर्डर्स पे कोताही हुई सो हुई, एयरपोर्ट पे जो हुआ सो हुआ, मगर उसके बाद जो केसेस ट्रांसमिट हुए हैं वो लोकली हुए हैं। वो जो एक कैरियर बन गया शख्स जिसमें ये वबा जो है वो ट्रांसफर हुई, उसने फिर आगे लोकली ट्रांसफर की। तो इन सारे मामलात को देखते हुए जब आपके पास साइंटिफिक एविडेंस आ जाए और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो फैसले क्लैरिटी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बगैर अबहम के करने चाहिए। अब अगर आप ईज करेंगे लॉकडाउन को, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने लॉकडाउन को ईज नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हद तक काबू पा लिया। कोई 95% उन्होंने काबू पा लिया है, उनकी रिकवरीज अच्छी हैं। और भी फैक्टर्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात को माना। बट देखिए, टाइम इज ऑफ द एसेंस। आप जब फैसला जो आज करना है, वो कोई भी फैसला हो, आपका मेरा कोई फैसला हो फॉर एग्जांपल, हम वो 6 दिन बाद करें तो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। अब छोटी छोटी बातों के ऊपर ताखीर का शिकार करना, अबहम का एक चीज को शिकार हो जाना, आई थिंक क्लैरिटी के साथ डिसीजन लें। अच्छा, लॉकडाउन में नरमी
आप चूंकि बिल्कुल आपने तब सही कहा हो। कि आपने सही कहा, मैं पूछ लेती हूँ चंद साहब से कि ये दोनों ने ये बात की है, चंद साहब, पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएलएन ने भी, कि आप क्लैरिटी के साथ फैसले नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ अनाउंस कर देते हैं कि मतलब ज़ाहिर है हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 20 शराइत तय करके कि आप मसाजिद में जा सकते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घरों में इबादत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 20 निकाती उन्होंने ऐलानात किए शराइत, वही हैं। उसमें तरावी की इजाज़त दी गई है, लेकिन SOP दिया गया है। SOP पे अमल दरामद की जिम्मेदारी उलमा इकराम की होगी, मकामी पेश नमाज की होगी। दूसरा, इंतज़ामिया के साथ एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी ऑन ग्राउंड इंतज़ामी लेवल पर काम है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना कोई कन्फ्यूजन ये इस वक्त मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन क्रिएट भी नहीं करनी चाहिए इस तरह। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि जदीद लैब कितने टेस्ट कम हुए, तो मैं अपने भाई के ऊपर ही सवाल छोड़ता हूँ कि 1985 से लेके अब तक आप जितने लैब बना के दे गए हैं, जो वो लिस्ट प्लीज़ अभी प्रोग्राम में मंगवा लें अपने व्हाट्सएप पे, और आपके प्रोग्राम में आ जाए कि ये हम जदीद लैब बना के दे गए थे और गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में आगे मजीद लैब को नहीं बनाई। तो ताकि अगर गलती हुई होगी तो मैं तस्लीम करूँगा, मैं बहस नहीं करूँगा। तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो आपने सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, हमने इस वक्त लोगों की ख्वाहिश थी कि शायद मजहबी तबकों को और हुकूमतों को आपस में लड़ाया जाए। पहले लोगों की ख्वाहिश थी कि सूबे को, सिंध को और वफाक को लड़ाया जाए, वो भी इंशाल्लाह लड़ाई नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं, जिस तरह पंजाब में कभी होता रहा है। मुर्तज़ा भाई पढ़ लें, तारड़ साहब भी उस वक्त स्टूडेंट होंगे, और आपने भी आंखों से देखा होगा शहीद बीबी के ज़माने में और मियाँ साहब के ज़माने में सूबे और वफाक के कैसे तलक़ात होते थे। बड़े बड़े चीज़ें आई, ज़लज़ले भी आए, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी। इस वक्त बेस्ट कोऑर्डिनेशन है, कमेटी है, रोजाना डेली की बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर के साथ असद उमर साहब और सारे बस टीम, बीच में फैसल वावडा साहब, अली जैदी साहब आ जाते हैं, बाकी तो सब ठीक है। देखें, ये कुछ चीज़ होती है जो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ, वहाँ कोई मुर्तज़ा आप जैसा सॉफ्ट स्पोकन होता है तो कोई आगे से उधर से भी आ जाता है, इधर से भी आ जाता है। उधर से दूसरा कोई नहीं आया वैसे अभी तक, आपके जहन में नाम भी नहीं आया। लेकिन नहीं, मैं नाम आ जाते हैं, मुझे पता है। मैं शैला रजा का मैं नाम ले देता हूँ। चलो, अच्छा, आप उनके शैला तो मतलब नॉर्मली जो है वो उस तरह से करती है, मगर जो नहीं गलत करती हैं। मैं कहता हूँ जो भी करता है, खा हमारी तरफ से उधर से हो, इस वक्त मैं समझता हूँ वो जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। रह गई बात अब जो इस वक्त हालात हैं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में आप देख लें, लॉकडाउन, मैं खुद लॉकडाउन का बहुत बड़ा हमायती था। पीएम साहब ने भी राय ली, तो मैंने कहा जी हमारे इलाकों में तो अब गंदम काश करने का सीजन है। लोग, जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो बिल्कुल परेशान हाल है। उसको फ्यूचर प्लान चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट उसको दे दे इमदाद, गवर्नमेंट कहे कि ये तुम्हारे घर में बैठे तुम्हें मिलेगी इमदाद, तुम अपने बच्चे पालो, अपना बिजली का बिल दो, अपना दुकान का किराया दो, जो कि हुकूमत नहीं दे सकती। जो हुकूमत नहीं दे सकती इतना। हुकूमत तो ज्यादा से ज्यादा जो इंतहाई गरीब दर्जे के लोग हैं, एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 20 लाख को लोगों को है इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है। इससे भी मजीद बढ़ाया जाएगा बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत छोटे बिजनेस खोलने पड़ेंगे हमें SOPs के तहत। ताकि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि आप, ये डिपेंड करता है उलमाए किराम पे और हमारे मजहबी तबकों पे। चर्चे के बाद खोल देते, मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखिए तादाद बढ़ती चली जा रही है। मेरी बात सुने, वजीर आजम को कोरोना का टेस्ट अपना करवाना है। मेरी बात सुने, आप इतने दिन, आपने 20 दिन हो गए लॉकडाउन किए हुए। अगर लॉकडाउन में केसेस बढ़े नहीं, अभी टेस्ट होंगे तो केसेस यकीनन बढ़ेंगे, अल्लाह ना करे बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे ना, टेस्ट होंगे तो। मगर एक बात जो आपने कही कि सिंध के और पंजाब वफाक के ताल्लुकात वैसे हैं जैसे कि पहले, मतलब वैसे नहीं है जैसे कि पहले होते थे, जैसे पंजाब में और वफाक में होते थे। तो मुर्तजा साहब, आप ये बताइएगा कि ये क्रेडिट किसको जाता है? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सिंध जो था, पंजाब वफाक की तरफ से हमले हुए, सिंध ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, बल्कि वजीर आला साहब ने ज्यादा रिएक्ट किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जो है वो सिंध और वफाक में अचानक, अच्छी बात है जो कि बड़ी हमाहंगी नजर आ रही है, वजह क्या है? क्रेडिट किसको देंगे आप? आसमा, अगर मैं समझता हूँ सियासी बसीरत रखने वाले, प्रॉपर पॉलिटिकल ट्रेनिंग करने वाले लोग वजीर आजम को मशवरे दे रहे होंगे तो हम आहंगी बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वजीर आजम के आसपास लोग हैं वो कंफ्यूजन को भी क्रिएट करते हैं और हालात को खराब करते हैं। आपने कहा कि वजीर आला सिंध ने इमोशनल होके बात की, जवाब दिया।
देखिए आसमा, हम इमोशनल होके काम कर रहे हैं, हम इंसानियत की खातिर काम करें। और फरवरी को जब पहला केस दुबई सिंध में कोरोना वायरस का मंजर आम पे आया था, यकीन जाने उस दिन से चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आजम को कन्विंस कर सकें, कोशिश कर रहे हैं वो वफाकी हुकूमत को कन्विंस कर लेंगे और नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी उस नेक नियति को कुछ वफाकी वुज़रा कराची आके उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस नेक नियति को, हमारे खैर सगाली मैसेजेस को बार बार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है। देखिए, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना दौरा कैंसिल किया ना सिंध का, वो जा रहे थे मगर उन्होंने कैंसिल किया। बहरहाल ये तो अच्छी बात है ना। आसमा, ये तो गलत है। मैं समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनको सूबा सिंध आना चाहिए। अच्छा, वो सूबा सिंध आए, वजीर आला हाउस आए, वजीर आला उनको बताएंगे कि हमारी क्या मुश्किलात है, हमने क्या क्या काम किया है और वफाकी हुकूमत की किस तरीके से हमें मदद की जरूरत है। हम बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को, वफाकी हुकूमत को यही मैसेज दे रहे हैं कि आइए हमारा हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए। मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम 22 करोड़ आवाम की खिदमत कर पाएंगे। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं इस पे जरूर आऊंगी और मैं अता तारड़ साहब से भी पूछूंगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने आज ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी हुकूमत बनाने के हक में नहीं थी। आज एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही। इसकी वजह से इमरान खान और या पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पे हैं इस मामले के ऊपर। क्या पीएमएलएन बिल्कुल अलग है? क्या अभी जो गिरफ्तारियां इसके बाद कही जा रही हैं उसमें तेजी आने वाली है और फिर पीएमएलएन टारगेट होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अता तारड़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि शहबाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाए थे, फिर कौमी हुकूमत की बात आज आपने सुना होगा, शेख रशीद साहब ने कहा कि वो तो कौमी हुकूमत का ख्वाब लेके आए थे और उनको जो है वो खुद आके गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है अगर वो खुद ना गए। कल उनकी पेशी है, तो क्या सूरत हाल बन सकती है? कल वो जा रहे हैं? देखिए, शेख रशीद साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिन ब दिन वो जो हमारा मौकफ था नैब न्याजी गठजोड़ का, और हम कहते थे कि हुकूमत के कहने पे जो है वो नैब एक्शंस भी करती है, कॉल अप नोटिस भी भेजती है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुकूमत के कहने पे अमल में आती हैं और अपोजिशन बेंचेस के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद दिन ब दिन आपने कम होते हुए भी देखी। इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब को 10 माह हो गए हैं और इन 10 माह के दौरान 10 घंटे भी तफ्तीश नहीं की गई। उनको जून में पूरा 1 साल हो जाएगा, रेफरेंस दायर नहीं किया जा रहा, अदालतों में सबूत पेश करने के होते नहीं हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और आपको पता है कि शहजाद अकबर साहब और शेख रशीद साहब, ये बाकायदा एक सेल है जो ऑपरेट करता है सिलसिले के अंदर। हमारी कानूनी मुशावरत जारी है और उसको हम इंशाल्लाह ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे। मगर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 133 दिन जो है वो जेर हिरासत रहे। अदालतों में जब केसेस गए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, सिर्फ हाई कोर्ट तक मामला नहीं रहा। नैब को बहुत सुबकी का सामना करना पड़ा। उनपे एक 22 करोड़ के गंदे नाले का केस बनाया गया और दूसरा केस आशियाना हाउसिंग स्कीम का बनाया गया जिसमें 1 इंच सरकारी जमीन या 1 रुपया सरकारी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तीसरा मुद्दा जो इन्होंने जोड़ने की कोशिश की वो डेली मेल वाली स्टोरी। उसमें इनका ख्याल था कि इनको बहुत खातिर खा कामयाबी होगी और शहजाद अकबर साहब ने मेरे साथ लाइव टीवी पे माना कि वो स्टोरी में बतौर सोर्स कोट हुए हैं और स्टोरी में उनका बकायदा हिस्सा था। वो हम बरतानिया के हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, तो इसलिए उस पे नैब अभी एक्शन नहीं ले सका। देखिए, इनसे कोई बाइद नहीं है। तो कल अगर नहीं जाते शहबाज साहब तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि शेख साहब ने कहा है कि अगर वो ना आए तो फिर नैब उनके पास जा सकती है। देखिए, किसी चीज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके से ये हाथ धो के ऑपोजिशन के पीछे पड़े हैं और मैं तो चाहता हूं कि मीडिया भी, हम भी सारे, हम अपना ये एक फर्ज बना लें कि 126 दिन की जो तकरीरें थी धरनों की और उसमें एहतसाब के हवाले से जो बातें की जाती थी वो जरूर वजीर आजम साहब को सुबह उठ के रात सोने से पहले 1 घंटा जरूर सुननी चाहिए कि वो एहतसाब के बारे में, लोगों को मूंछों से पकड़ के अंदर डालने के हवाले से, उल्टा लटका के फांसी देने के हवाले से और चोरी चकारी और डाके के हवाले से जो कहा करते थे, वो उनको सुनना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि आटा, चीनी हो, बिजली हो, सारे लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हैं और सबसे इन्होंने फाइनेंशियल किसी ना किसी मद में पॉलिटिकल फंडिंग या अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए
किसी ना किसी मद में वो फंडिंग लेते बिल्कुल, रहे। मैं उसके ऊपर तो बात करती हूँ चंद साहब। जी। जैसे ये बात जो कर रहे थे अभी, ये पावर सेक्टर की रिपोर्ट भी लीक हो गई है, लीक हो गई थी नहीं, आज नहीं। सर, ये नहीं, तो अखबार में cover छप चुकी है, ये सारी मेरे पास उसकी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, अगर चाहें तो मैं बता सकती हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहा जाता है कि पब्लिक हो जाएगी, नहीं, आज चीनी तो की रिपोर्ट कैबिनेट हुई तो वो में- पब्लिक हो जाएगी, अमल दरामद तो कुछ नहीं होता। देखिए मेरे भाई ने अभी जो सवालात उठाए हैं ना, मैं अब मेरे ऊपर आप सवाल करें और मैं जवाब दूं कि आपकी हुकूमत ने ये किया। इस वक्त तो देखें लंबा अरसा इक़्तिदार रहा है मियाँ साहबान का, और उनको इस मामले में मैं समझता हूँ कि जवाबदेही करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में भी सजा जजा होगी तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। तो मेरे ख्याल में अगर अपने केसेस में अगर वो केसेस से बरी हो रहे हैं तो इसमें उनको खुश होना चाहिए कि केसेस एक एक केस उदाबिया पेपर मिल से लेकर तमाम केसेस में कर्जे माफ़ करवाने से लेकर अभी जो चौधरी शुगर मिल तक का केस है, सारे केसेस में वो जमानतें हैं। अगर उनको बुलाया जा रहा है तो मैं ठीक तो है, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये लेकिन चीनी और आटे का और मैं बताता पावर हूँ, सेक्टर चीनी का और आटे में भी नून लीग का हिस्सा ज्यादा है। चीनी में भी आप देख लें, वो तो पुरानी जो सब्सिडी थी, सब्सिडीज अगर सब्सिडीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो सबसे ज्यादा सब्सिडीज नून लीग ने दी, और ली भी नून लीग की शुगर मिलों ने। नंबर 2, अगर स्मगलिंग की बात होगी, काश्तकार के गन्ना पैसा मारने की बात होगी, 180 रुपए रेट अनाउंस हुआ, 120 रुपए दिया गया। ये मैं चैलेंज करता हूँ, पंजाब में जब तक नून लीग की हुकूमत रही 180 रुपया रेट चलो नहीं उनका दिया। तो एहतसाब हो रहा है। अभी नहीं, बात कीजिए अभी- ना अभी कि जहांगीर तरीन चीनी साहब के का, ऊपर खुसरो बख्तियार साहब के चीनी के भाई ऊपर का, अभी किसी का वज़ीर एहतसाब आला नहीं। पंजाब का। मेरी बात सुन ले। हाँ। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम मैं 2008 में भी असेंबली में था जब, तो मुझे मेरी स्पीचेस उठा के देने, मैं शुगर के ऊपर हमेशा बोलता था, और भी बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन कभी किसी ने कमीशन नहीं बनाया, कभी किसी ने इसके ऊपर इंक्वायरी का सोचा भी नहीं। ताकतवर लोग हैं ना, पवित्र लोग हैं। तो पहली दफा ये इस हुकूमत को क्रेडिट दें और इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी। मैं समझता हूँ किसी फर्द के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं रियासत के बलबूते के बगैर, जो बिजनेस कर रहे हैं वो काबिल सलाम लोग हैं। अच्छा, जो रियासत के बलबूते पे बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं, सेक आना चाहिए। एक बात रह गई बात, आप अगली इस वक्त आप IPPs की बात कर लें। आज जो एनर्जी की रिपोर्ट आई है इस पे फैक्ट फाइंडिंग आएगी, अभी डिटेल, अब इंक्वायरी कमीशन एक बनेगा और इंशाल्लाह अच्छा बंदा बनाया जाएगा। अच्छा, पहले और भी ये इंक्वायरी इसमें भी- कमेटी की ही रिपोर्ट आई थी, वो- 17 अप्रैल को जो आई है, वो ECC वो एक अली मोहम्मद एक साहब, जो मोहम्मद अली साहब वो जो एक उनके- फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, उसमें बहुत सारी चीजें, अब फ्रांसिक ऑडिट उसमें नहीं इसके हुआ। बाद फिर फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा। अच्छा, अब फ्रांसिक अगर ऑडिट आप भी होगा। अपोजिशन की और गिरफ्तारियां लेकिन इसमें देखें, अगली मेरी बात सुने, हाँ। इसमें थोड़ा सा डिटेल, इसमें अब पॉलिसी भी आएगी, पॉलिसी भी बनाई जाएगी इन फ्यूचर, ताकि आवाम के लिए कोई बिजली सस्ती भी की जा मुर्तजा सके, साहब, कोई चांद साहब- बातचीत के जरिए बिजली सस्ती भी की जा सके, कोई जो पॉलिसी में फ्लॉज है वो तो दूर अभी हो सके। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं, खत्म हो गई हैं, अब हमने क्या फैसला करना है वो मैं पूछती हूँ। लेकिन मुर्तजा साहब, नैब कह रही है कि चीनी और आटे के ऊपर हमने जो है वो तहकीकात का आगाज करना है। रिपोर्ट एक आ चुकी है, अपोजिशन के ऊपर अभी इल्जाम आता था और गिरफ्तारियां होती थी। आप तवक्को कर पाएंगे कि जो माफियाज इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, करार वाकई सजा मिलेगी? आसमा, अगर माजी पर नजर डालते हैं तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ, और उसकी बड़ी छोटी सी मिसाल है कि बड़ी मेहरबानी आज नैब ने नोटिस ले लिया। अगर ये पीपल्स पार्टी के बारे में होता, और नदीम साहब इस बात से अग्री करेंगे कि अगर ये पीपल्स पार्टी के बारे में रिपोर्ट होती तो रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं किया जाता और नोटिस लेके किसी को गिरफ्तार कर लिया है ना? होता। सही तो मैं बात। समझता हूँ ये जो दोहरा मैं मजाक है- एग्री करता हूँ, पीपल्स पार्टी के बारे में रिपोर्ट होती, नून लीग की हुकूमत होती तो फिर फौरन गजब करप्शन की जब कहानी चलती, मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। नदीम भाई, आप देखिए दिल से तो आप आज भी जियाले हैं, चलें, कोई मसला नहीं है। आपने मेरे से गवाही मांगी है, मैंने दे दी है गवाही। बिल्कुल दिल से भी दिमाग से भी जा रहे हैं, वालिद के फरमा बरदार हैं, बस छोड़ दे इस बात। जी जी मुर्तजा, मैं थोड़ा सा जो है ना आसमा, डाउट इसलिए करता हूं कि एक तरफ एक रिपोर्ट शाया होती है जिस रिपोर्ट के अंदर बड़े बड़े इंकशाफात हैं, और ये क्रेडिट लिया जाता है कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर भी लाया गया है और कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई क्या होती है कि खुसरो बख्तियार साहब को एक वजारत से निकाल के और ज्यादा अहम वजारत में मूव कर दिया जाता है। ये जो कॉल ऑफ फेम में तजाद है, ये एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, जिसकी मैं इतना ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि तमाम लोग बड़े पावरफुल हैं। इन तमाम लोगों ने माजी में खान साहब की
इलेक्शन कैंपेन थी, जो खान साहब की जो कहते हैं ना 22 साल स्ट्रगल, उसमें बिलखुसूस जो पिछले 6-7 साल की स्ट्रगल थी, उसके अंदर ये तमाम लोग उनके दाएं बाएं बैठे थे। और आपको याद होगा कि ऑपोजिशन जमातें कई अरसे से ये कह रही थी कि खान साहब अगर आपको एहतसाब करना है तो अपने दाएं बाएं आप देखेंगे तो आपको लोग नजर आ जाएंगे जो कि एहतसाब करने के सही मानों में एक भी है। हाँ, तो अब यही देखना है कि 25 को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आएगी जो कि चीनी की और आटे की है, तो उसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा। अभी तो सिर्फ प्रमोशंस ही हुई हैं उनके जिनके नाम आए हैं, और जहांगीर तरीन साहब तो बिल्कुल खामोश हैं, वो हुकूमत का हिस्सा भी है सच नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये क्यों बात की है शेख रशीद साहब ने कि कौमी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब आए थे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो बात की है शेख रशीद साहब ने, अता साहब, वो कह रहे हैं कि इसलिए आए कि नेशनल हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाने के लिए आए थे, कोई अवाम के कौम के दर्द में नहीं आए थे। तो ये कौमी हुकूमत का क्या ख्वाब की क्या बात है? शायद खान अब्बास साहब ने भी तरदीद की है। इसको हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब की वापसी ऑन द कार्ड्स थी और मैं टॉक शोज में पहले दिन से मेरा ये मौकफ था कि उन्होंने वापस आना है और जल्द वापस आना है। और मेरी उनसे इस मामले पे कई बार मुशावरत भी हुई। और एक दिन आनन फानन इसलिए फैसला किया गया क्योंकि फ्लाइटें बंद हो रही थी और वो आखिरी फ्लाइट अवेलेबल थी, वरना उनका आने का इरादा पहले से ही था। तो शेख रशीद साहब, आप देखें ना, जिस गवर्नमेंट में भी बैठते हैं वहां पे जगह बनाने के लिए मैं अब वो मौजूद नहीं है, अच्छा तो नहीं लगता, मगर उनका पास कॉन्डक्ट जो है, वो पब्लिक फिगर है, तो पास कॉन्डक्ट आप देख लेना, जिस हुकूमत में बैठे हैं, मियां साहब के मुंह का बोसा लेने से लेके तो परवेज मुशर्रफ साहब से लेके तो फिर आप जहां बैठे हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली जब आपने इतनी जगह सैर सपाटा किया हो तो जगह बनाने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोई ना कोई बात तो ऐसी करनी पड़ती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये उनकी एक सियासी स्टेटमेंट है और वो आजकल बहुत पजीराई उनको मिल रही है इन बातों पे, तो अच्छी बात है। चंद साहब की 2-3 सवालों का मैं जवाब सिर्फ बड़ा कंसाइसली देना चाहता हूँ कि चंद साहब ने जो सब्सिडी के मामले के ऊपर उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि वो जी क्या जी सब्सिडी थी, वो तो पहले भी मिलती रही है। बात, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस साल आपको पता हो कि आपकी कंजम्पशन जो है, जो 5.2 मिलियन टन है सालाना, ठीक, जो आपकी प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन को मैच नहीं करेगी और शॉर्टेज पैदा होगी और जो कीमतें हैं आसमान तक जाएंगी, उस साल आपको सब्सिडी देना बनता ही नहीं था, ना एक्सपोर्ट करना बनता था। पिछले सालों का कंपैरिजन करने, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, डॉलर का रेट, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और रुपए की कदर कम हो डॉलर के मुकाबले में, आपको मुनाफा ज्यादा होता है। हमारे दौर में तो 100 रुपया था। अच्छा। अब देखे ना 140 पे जब पहुंच गया तो आपने जो 100 अरब रुपया कमाया, 56 करोड़ की सब्सिडी ली। इतना मामला सिंपल नहीं है, पिछले सालों की तहकीकात करें, मगर इस साल के मामले को असल बात तो ये कि क्या 25 के बाद भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं। मुर्तजा, आप क्या कहते हैं कौमी हुकूमत पे? कौमी हुकूमत पे आपका कमेंट पे मैं चाहती हूँ। जी 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 जी, आखिरी बात ऐड करना चाहते हैं। उन्होंने लैब्स की बात की, मेरे साथ पूरा शो कर लें केपीके के पिछले 5 साल के अस्पतालों और अच्छा, वो लैब पहली पोर्शन वाली लैब अभी जो है वो जवाब लेट आया है, तो पंजाब की लैब का मैं जरूर आपका इंतजार करूंगा। इसको किसी और वक्त के लिए छोड़ रखते हैं। जी मुर्तजा, क्या ये बिलावल साहब भी इस्लामाबाद अचानक आए, यहाँ पे भी बड़ी सरगोशियां हैं इस्लामाबाद के अंदर भी, तो क्या कौमी हुकूमत वाली बात में कोई आप भी तरदीद ही करेंगे कि इस किस्म की कोई चीज नहीं है? नहीं, बिलावल साहब का इस्लामाबाद आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, बिलावल साहब कौमी लीडर हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में बिलावल साहब इस्लामाबाद आए हैं। मैं समझता हूँ आसमा, ये जो कौमी हुकूमत का शोशा है, ये छोड़ दिया जाता है अमूमन लोगों की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। मैं समझता हूँ जरूरत कौमी हुकूमत की नहीं, इस वक्त कौमी कंसेंसस की जरूरत है। इस वक्त एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो कि मौसर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को जो दरपेश हेल्थ के चैलेंजेस है उनको भी फेस करे, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनको भी फेस करे। और मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह प्लान इन चैलेंजेस का निकलने का नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ आज भी देखें ना, दुनिया भर के अंदर जो ऑयल प्राइसेस में कमी आई है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिस तरीके से आम आदमी को मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिला। जिस तरीके से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी को नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अच्छा,
अभी ये बात मैं चंद साहब से पूछ लूं कि हाँ। वो कहते हैं जी कीमतें कम की जाए, आज पीएमएलएन ने भी मुतालबा किया, ये देखें, और अभी- कौमी हुकूमत की बात क्यों हुकूमती हलकों से आई है, ये अब भी पहले जरूरी है आपने बताना। शुरू में आपने सुनाया कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हम कौमी हुकूमत के खिलाफ हैं। हाँ, अब उनकी हम में और तारड़ साहब की हम में फर्क है। अच्छा, तारड़ साहब की हम में शहबाज शरीफ साहब आते हैं, शाहिद खान अब्बासी की हम में मरियम बीबी आती हैं। अच्छा, तो लिहाजा मैं उनकी हम पे तो मैं थोड़ा सा इत्तेफाक शायद कर जाऊं हाँ, कि मरियम बीबी और शाहिद खान नहीं हो गए, तो तारड़ साहब की हम जिसमें शहबाज शरीफ जिस छतरी में आएंगे उस हम पे मैं एतबार नहीं करूंगा, अच्छा, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश हो सकती है उस हम की। अच्छा। तो लेकिन कौमी हुकूमत, आपके एक वजीर ने ये बात की है, तो इसका मतलब है कि कोई देखिए, बात नहीं है ऐसी? वो वजीर साहब से पूछ लें, वो बता सकते हैं। मुझे तो कोई नहीं ऐसा लगता कि कौमी हुकूमत कोई इससे किसी कोई डिस्कशन हो रही है। इस वक्त तो कोरोना के ऊपर डिस्कशन हो रही है। इस वक्त हम तो डिस्कशन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को कुछ कर कैसे सकते इंसेंटिव हैं। देना है, फार्मर को कैसे इंसेंटिव देना है, आम दुकानदार को कैसे पार्लियामेंट देना है। को खोलना है आपने या वो तो लॉकडाउन ही स्पीकर रहेगा? साहब वैसे जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में तो खोलना चाहिए। स्पीकर क्यों साहब नहीं खोला जा कस्टोडियन रहा ऑफ द अभी? हाउस। अभी आज ख्वाजा साहब ने कहा है कि हम स्पीकर ऑनलाइन को कोई इजलास अटेंड नहीं करेंगे। स्पीकर को हुकूमत डिक्टेशन नहीं दे सकती। कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर है, स्पीकर की मर्जी है, वो